हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संदर्भ में जैसे खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो आपके परीक्षा के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। जिससे कई सारे बातें आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा दिया जाएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह आप तक स्वतः अलर्ट के रूप में प्राप्त होता रहे। इसका पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? मित्रों, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 48A, दूसरा आर्टिकल है 51A, तीसरा है 56 और चौथा है 21। आप जानते हैं 21 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 56 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है, 48A ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर होगा 1 का B यानी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51A को भाग 4A में रखा गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब हम इस बात को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। पहला है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG जो संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। तीसरा है एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति और चौथा है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ मित्रों आपको ध्यान देना होगा कि प्राक्कलन समिति, इसका उत्तर जो है 2B सही होगा, क्योंकि प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के रूप में ही जानी जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इस समिति का गठन 22 सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी प्रश्न हम आते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? या शब्दों को ध्यान रखिए। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1957 से, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1965 से, तीसरा है 1 जून 1964 से और चौथा है 2 अक्टूबर 1961 से। तो मित्रों, इसका आप उत्तर विश्लेषण करके देखेंगे तो यह उत्तर होगा 3 का A यानी इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1957 से। 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। याद करिए, 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अब हम आते हैं इसके महत्वपूर्ण पर। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? पहला ऑप्शन है 1/9, दूसरा ऑप्शन है 1/10, तीसरा ऑप्शन 1/6 है और चौथा ऑप्शन 1/4 है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा
क्या उत्तर होगा? 1/9। यानी बर्फ का टुकड़ा आइसबर्ग जिसे कहा जाता है, जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसका 9 गुना भाग जल के अंदर रहना जरूरी होता है, अर्थात 8/9 भाग को जल के अंदर एवं शेष 1/9 भाग को जल के ऊपर रहना जरूरी होता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो मित्रों, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। पहला है अवतल दर्पण, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, और तीसरा है गोलीय दर्पण, और चौथा है उत्तल दर्पण। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा डी, अर्थात उत्तल दर्पण होगा। और इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रश्न को तैयार करके एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस। मित्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? ये बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट था। अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है। पहला लोकमान्य तिलक, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा स्वामी दयानंद, और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। निश्चित रूप से स्वामी दयानंद ने ये बात कही थी, इसको अच्छे से आप याद रखिए। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिए, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है पट्टाभी सितार मैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार पटेल। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको याद रखिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम था? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है रमेश चंद्र दत्त, और चौथा है WC बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए, प्रश्न में जो कन्फ्यूजन उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले, इलेक्टेड होने वाले पहले इंडियन थे, लेकिन WC बनर्जी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन चुनाव लड़ा था। इसका मतलब है कि इसका उत्तर होगा 9th का डी सही होगा। इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है आचार्य JB कृपलानी ने कहा था, तीसरा है महात्मा गांधी ने, और चौथा है जयप्रकाश नारायण ने। तो मित्रों, आप महात्मा गांधी जी को जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में सहयोग करना था, जो पूरा हो गया, और इसलिए अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। यानी इसका उत्तर होगा, क्या उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र के तट मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? पहला है मरमा गांव में, दूसरा है बालेश्वर में, तीसरा है कोलम में, और चौथा है कन्याकुमारी में। तो ये मित्रों इसका उत्तर होगा, याद रखिए, कन्याकुमारी में। ये इसका उत्तर क्या है? कन्याकुमारी में।
नेक्स्ट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कहाँ पाया जाता है? भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कहाँ पाया जाता है? पहला है कुड़प्पा तंत्र, दूसरा गोंडवाना तंत्र, तीसरा विंध्य तंत्र और चौथा धारवाड़ तंत्र। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर होगा डी, यानी धारवाड़ तंत्र। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समस्याओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी आप जानते ही हैं, जो बहुत बड़ा प्रलय का कारण बन गया था। तो सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो पहला है अरबी भाषा, दूसरा जापानी, तीसरा हिब्रू, चौथा लैटिन भाषा से। तो निश्चित रूप से मित्रों, यह एक जापानी भाषा से संबंधित है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नाम का अर्थ तुरंग है, अर्थात इसका तात्पर्य बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरों से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है, वह निम्नलिखित में से क्या है? मेसाबी रेंज जिस रेंज के उत्पाद के लिए जाना जाता है, वह क्या है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन लौह अयस्क और चौथा है यूरेनियम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा लौह अयस्क। इसका उत्तर होगा लौह अयस्क। तो मेसाबी रेंज किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में हैं या किस देश में पाए जाते हैं? तो मित्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके सर्वाधिक यूरेनियम का जो भंडार है, वह कहाँ पाया जाता है? तो यह सबसे अधिक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसका भंडारण है 463 मीट्रिक टन है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 257 मीट्रिक टन है, जबकि ब्राज़ील में 163 मीट्रिक टन है, कनाडा में 155 मीट्रिक टन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर की अवस्थिति है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर की अवस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ज्योग्राफी से संबंधित है। इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। इसका उत्तर कहाँ होगा? अटलांटिक महासागर में। ये क्यों? क्योंकि शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर दोनों का सम्मिलन दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित गुयाना की खाड़ी में होती है। कहाँ पर होती है? गुयाना की खाड़ी में होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इस प्रश्न को आप पॉलिटी का एक अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है 7वां, और ये प्रश्न कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा 7वां और 31वां, यानी राज्यों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन है, वो 7वां संविधान संशोधन तथा 31वां संविधान संशोधन से संबंधित ये प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 31वां संशोधन के द्वारा इसमें संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का अर्थ होता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग था,
योजना आयोग के जगह पर ही अब आया है नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, केवल केंद्र के द्वारा ही सदस्य होते थे। अतः संविधानेतर संस्था के रूप में किस संस्था को जाना जाएगा, यानी नीति आयोग। किसको जाना जाएगा? नीति आयोग। मोदी जी के आने के बाद ही इस संस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। जो छुआछूत की समाप्ति इसको कहते हैं। छुआछूत की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, यानी वह प्रकाश जिसका सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होता है। तो निश्चित रूप से इसके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में आपको देखना है सबसे कम किसका है? बैगनी रंग का। किसका है? बैगनी कलर का, अल्ट्रावायलेट जिसको कहते हैं हम, बैगनी कलर का है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो ट्यूबलाइट है, जो वाइट लाइट हमें दिखाई देती है, निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, नाइट्रोजन और नियान। इसमें उत्तर होगा ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब के अंदर कोई अक्रिय गैस जैसे नियान और आर्गन आदि की कुछ पारे के साथ भर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है इसको याद रखिए। सिंदूर वास्तव में रासायनिक दृष्टि से मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ये सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ये मैं यहाँ उसका उत्तर लिख दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। अब गैसोहोल है। गैसोहोल है क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल। तीसरा, अल्कोहल में विलायित कोई गैस है। और चौथा है एथिल अल्कोहल। तो गैसोहोल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप जान लीजिए कि ए है, यानी यह एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल से मिश्रित होता है। गैसोहोल क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये जो गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग जो की जाती है, इस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, यानी वेल्डिंग में प्रयोग आने वाला ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अगर कोई जल अशुद्ध जल है, इसे बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अशुद्ध जल को निथार कर बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किस विधि के द्वारा? निथार कर, इसको कहते हैं निथार कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न को अच्छी तरह याद करिए। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित रूप से आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इन चारों ऑप्शनों में से सही है क्या? डी, लेमिनेटेड पटलित कांच, यानी लेमिनेटेड या पटलित कांच इसको कहा जाता है। यह बुलेट प्रूफ जैकेट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी क्रोमियम और निकेल। इसका उत्तर क्या होगा?
क्रोमियम और निकिल होगा, यानी डी उत्तर होगा। नेक्स्ट इसका आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जल के लिए पीएच मान होता है, जल के लिए पीएच मान क्या है? तो जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 7। जल के लिए पीएच मान क्या है? यह लगभग 7 होता है। याद हो गया। नेक्स्ट हम इसको आते हैं, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की जो कठोरता होती है वह वास्तव में कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम व क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसकी कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा 30 का ए। तो मित्रों, इस तरह से ये 30 प्रश्नों का एक संग्रह हमने आपको दिया। आप याद करिए, इसकी दूसरी श्रृंखला फिर लगातार प्रकाशित की जाएगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयार करना है। किसी प्रकार के आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए इसको दोहराते रहना है और हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार करेंगे और इसके सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन करके तैयार कर लेंगे, जिससे खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं सब इंस्पेक्टर जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आसानी से सफलता प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसकी तैयारी लगातार ऐसे ही करते रहिए।